हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज यहाँ पर इकोनॉमिक्स का लेक्चर 2 है। यहाँ पर हमने सभी सब्जेक्ट कंप्लीट कर दिया है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी। अब हमारा इकोनॉमिक्स चल रहा है। इकोनॉमिक्स को हम आपको जो भी टर्म होते हैं उनको डिटेल में समझाते हैं, एक लेवल लैंग्वेज में समझाते हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए हर चीज़ों को। ठीक है, तो चलते हैं हम यहाँ पर देखते हैं कि किस प्रकार से आपका जो इकोनॉमिक्स है, इसको आपको हर एक टर्म को बहुत बारीकी से पढ़ना पड़ता है, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन होते हैं वो करंट बेस पर ज़्यादा आते हैं और जो इसके थ्योरी है उसको लेकर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो करंट है उसको भी हम ले लेते हैं अपने वीडियो में, ताकि आपको दूसरा कहीं और भी वो फैक्ट ना पढ़ना पड़े करंट से रिलेटेड। तो चलते हैं, हम यहाँ पर शुरू करते हैं। जो पहला वीडियो नहीं देखे हैं वो देख लीजिए। पहला वीडियो में काफ़ी बेसिक चीज़ें बताई गई हैं, वो आपको देखना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर जो भी आपको बताया गया है वो बेसिक इकोनॉमिक्स बताया गया है। तो आज चलते हैं, यहाँ पर शुरू करते हैं। देखिए, कल हम जो आपका इकोनॉमिक्स है कई पार्ट में डिवाइड किया था, आज भी हम कई प्रकार में डिवाइड करेंगे। जैसे हम अगर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स रिलेशन के आधार पर हम डिवाइड, अगर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध के आधार पर डिवाइड करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी क्या करती है, कि यहाँ की इनकी इकोनॉमी किस प्रकार की। तो एक होता है ओपन इकोनॉमी, एक होता है क्लोज इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी क्या होता है, जहाँ पर जो इंपोर्ट होता है, जो एक्सपोर्ट होता है, कोई रिस्ट्रिक्टेड नहीं होता है। मतलब वो इंपोर्ट, वो देश दूसरे देश से या तीसरे देश से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करता है, तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो वो क्या कहलाता है, ओपन इकोनॉमी कहलाता है। ये याद रखिए, क्या कहलाएगा, ओपन इकोनॉमी कहलाता है। तो इसमें लगभग कौन से देश आ जाते हैं, तो इसमें लगभग सभी देश आ जाते हैं ओपन इकोनॉमी में। अब देखिए क्लोज इकोनॉमी क्या होता है। देखिए क्लोज इकोनॉमी अभी जो कॉन्सेप्ट है ये पूरी दुनिया में मुझे नहीं लगता कहीं पर एग्जिस्ट करता होगा, क्योंकि क्लोज इकोनॉमी मतलब क्या है, उस देश का किसी भी देश से ना एक्सपोर्ट होता है ना इंपोर्ट होता है। कुछ लोग एग्जाम्पल देते हैं, क्या देते हैं, नॉर्थ कोरिया का एग्जाम्पल देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। नॉर्थ कोरिया भी कहीं ना कहीं चाइना से या रूस से मतलब सामानों का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है। तो ये मुझे नहीं लगता ये कहीं पर ये एग्जिस्ट करता है। तो शायद इसका कोई भी देश नहीं है जो किसी दूसरे देश पर डिपेंड ना हो किसी भी प्रकार के सामान पर। ठीक है, तो याद रखेंगे, एक ओपन इकोनॉमी होता है, एक क्लोज इकोनॉमी होता है। ओपन इकोनॉमी जहां पर सभी चीजें क्या होती है, उस देश के लिए और देश के लिए एकदम ओपन होती है। क्लोज इकोनॉमी मतलब क्या होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं होता। तो ये बेसिक चीजें थी। अब देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के आधार पर क्या होता है कि इकोनॉमी कितने प्रकार की होती है। तो एक होती है अंडर डेवलपमेंट इकोनॉमी होती है, एक होती है डेवलपिंग इकोनॉमी, एक होती है डेवलप्ड इकोनॉमी। तब इसमें क्या होता है, देखिए जो अविकसित इकोनॉमी होती है वहां पर क्या होता है, देखिए दो ही चीज तो है, एक अविकसित, वो तीन चीज, विकसित और विकासशील और विकसित। देखिए ये तो ये पूरा इसका उल्टा होगा। कौन सा, ये जो अविकसित इकोनॉमी है इसका ये पूरी तरह से ये विकसित उल्टा होगा। तो ये याद रखेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं विकसित अविकसित इकोनॉमी में क्या होता है, असमान आय वितरण होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है वो बहुत ही लो होता है, सड़क की हालत बहुत खराब होती है और बिल्डिंग की हालत बहुत खराब होती है। जो लिविंग स्टैंडर्ड होते हैं वो भी बहुत लो क्वालिटी के होते हैं। और यहाँ पर जो जनसंख्या की वृद्धि दर होती है वो भी बहुत ऊंची होती है। पूंजी निर्माण की दर भी क्या होती है, बहुत ही ऊंची होती है। पूंजी वो सॉरी जनसंख्या वृद्धि ऊंची होती है और पूंजी निर्माण की दर क्या होती है, बहुत ही निम्न होती है। तो ये क्या होता है, अविकसित होता है। अब यहाँ पर एक विकासशील देखते हैं। विकासशील में क्या होता है, ये इसमें क्वेश्चन ये पूछा जाता है, भारत की इकोनॉमी किस प्रकार की है, चल रही है। तो हम डेवलपिंग कंट्री के में आते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट हम किस डेवलप कंट्री में है कि डेवलपिंग कंट्री में है, तो हम डेवलपिंग कंट्री में हैं। इसमें भारत आ जाता है, पाकिस्तान आ जाता है, बांग्लादेश आ जाता है, श्रीलंका, ये सब कंट्रियाँ आ जाती हैं। जैसे यहाँ पर क्या होता है, इसका मुख्य क्या, कृषि मुख्य व्यवसाय होता है और प्रचंड बेरोजगारी होती है। क्या है, कृषि मुख्य व्यवसाय और प्रचंड बेरोजगारी होती है, ये याद रख लेंगे। अब देखिए डेवलप्ड इकोनॉमी होती है। डेवलप इकोनॉमी क्या होती है, समान आय का वितरण होता है।
जो अविकसित होता है इसका पूरा तरह से उल्टा। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, बहुत हाई होती है, सड़कें बहुत हाई होती है, बिल्डिंगें बनी होती हैं बड़ी बड़ी, लिविंग स्टैंडर्ड बहुत हाई होती है। ये यूएस और फ्रांस होता है। तो इसमें कुछ था नहीं, बस इतना ही याद रखना है। अब इसमें सिर्फ इतना याद रखना, भारत क्या है, डेवलपिंग कंट्री में आता है। अब देखते हैं, अगर हम कंट्री देखते हैं, कंट्री को डिवाइड किया गया है उनके इनकम के आधार पर। उनका इनकम जैसे 1085 अगर डॉलर से कम इनकम है, तो 1085 से कम अगर इनकम है तो उसमें कौन कौन से कंट्री आती हैं, उसमें सोमालिया जो एक एग्जाम्पल है ये, और बहुत से कंट्री आती हैं, जैसे सोमालिया हुआ, अफगानिस्तान हुआ, जाम्बिया हुआ, सूडान हुआ। ये सब $1000 से कम की यहाँ पर जो क्या होता है, इनकम होता है, प्रति व्यक्ति आय होती है। तो ये याद रख लेंगे। लोअर मिडिल इनकम क्या होता है, एक तो ये तो लो हो गया, एक लोअर मतलब इससे थोड़ा सा हल्का ज्यादा। तो यहाँ पर क्या होता है, $1000 से लगभग $4000, मतलब $4255 के करीब। इसमें कौन कौन से आते हैं, बांग्लादेश आता है, भारत आता है और पाकिस्तान आता है। तो हम सब किस में हैं, अभी लोअर मिडिल इनकम कंट्री में आते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि हम सब लो इनकम आते हैं कि लोअर मिडिल इनकम में आते हैं, या अपर मिडिल इनकम में, या हाई इनकम में। तो हम सब किस में आते हैं, हम सब लोअर मिडिल इनकम कंट्री में आते हैं। ये देखिए, ये डाटा मतलब ये डाटा कहीं में ये निकाला गया डाटा है जिस संस्था के द्वारा, ठीक है। तो ये बताया गया है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ये डाटा बताया गया है कि इतना अगर रहेगा तो ये लोअर मिडिल इनकम है। जैसे बांग्लादेश हुआ, भारत हुआ और पाकिस्तान हुआ। अब यहाँ पर देखते हैं अपर मिडिल इनकम क्या होता है, जिनका 4256 से 13,205, याद रखिएगा 13,205 होता है इनकम। वो क्या होते हैं, वो अपर मिडिल किसमें आते हैं, चीन आता है, ब्राजील आता है और साउथ अफ्रीका आता है। तो लगभग 4000 से 13000 के बीच, जो $13,000 के बीच में इनकम रहता है, इसमें अपर वाले आते हैं। इसमें चीन, ब्राजील, साउथ अफ्रीका आता है। और हाई इनकम किस में आता है, 13,000 से ऊपर वाले हैं, जैसे यूके हुआ, यूएस हुआ, स्विट्जरलैंड हुआ, नॉर्वे हुआ, ये सब कंट्री आती हैं। तो ये 4 प्रकार से ये डिवाइड किया जाता है, इनकम के बेसिस पर डिवाइड किया जाता है। अब देखिए प्रति व्यक्ति आय क्या होती है। प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, कुल राष्ट्रीय आय जो, और कुल बटे कुल जनसंख्या को क्या कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। तो प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, कुल राष्ट्रीय आय जितनी होती है। और ये सब जब जीडीपी ये सब पढ़ाएंगे, राष्ट्रीय आय पढ़ाएंगे, तो उसमें डिटेल में बताएंगे। यहाँ पर सिर्फ मैं इसे बता दे रहा हूँ क्योंकि इनकम की बात है तो इसे बता ही रहा हूँ। और इसके बाद कुल जनसंख्या, आप इस पर बने रहिएगा। आपको इकोनॉमिक्स इतनी अच्छी तरीके से बता दूंगा कि इकोनॉमिक्स को, देखिए यूट्यूब पे बहुत ही कम लोग, रेयर लोग हैं जो इकोनॉमिक्स को बहुत डिटेल में पढ़ाए हैं। यहाँ पर मैं पूरी तरह से आपका घटना चक्र के बेसिस पर और करंट के बेसिस पर जो भी चल रहा है सिचुएशन, उस बेसिस पर पूरी तरह से इकोनॉमी में पढ़ाऊंगा, ताकि आपको कहीं भी इकोनॉमिक्स, जैसे आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ये सब पढ़ लेते हैं, वैसे इकोनॉमी में भी आपको इंटरेस्ट आएगा। अब यहाँ देखिए, ये प्रति व्यक्ति आय है। अब यहाँ पर थोड़ा हिस्ट्री में चलते हैं। या एक याद रखिएगा, स्वार्जियस रिक्स बैंक, याद रखिएगा स्वार्जियस रिक्स बैंक है। ये क्या है, अब देखिए ये पूरे दुनिया का सबसे पहला सेंट्रल बैंक है। मतलब अगर कहा जाए कि पूरी दुनिया का सबसे पहला सेंट्रल बैंक कौन सा है, तो ये है, ये स्वर्जिस रिस्क, जैसे हमारे यहाँ हिंदुस्तान बैंक ये आता है, ऐसे यहाँ पर आता है। इसकी स्थापना 1668 में हुई थी। कब हुई थी, 1668 में। याद रखिएगा इसका मुख्यालय कहाँ है, स्टॉकहोम स्वीडन में इसका मुख्यालय है। ये याद रखिएगा, स्टॉकहोम में है, स्वीडन कंट्री है, ठीक है। तो स्टॉकहोम ये दुनिया का सबसे पुरानी और पहली केंद्रीय बैंक है। कौन सा, स्वर्जियस रिस्क बैंक, ये याद रखिएगा। अब इसी के नाम पर जो आपका नोबेल प्राइज दिया जाता है, नोबेल इकोनॉमिक्स का, इसी के नाम पर दिया जाता है। तो प्राइज इन इकोनॉमिक्स साइंस इज आल्सो नोन एज द नोबेल प्राइज ऑफ इकोनॉमिक्स। तो स्वर्जियस रिस्क बैंक जो आपका ये है, इसी के नाम पर क्या होता है, नोबेल प्राइज दिया जाता है। अब देखिए, जो आपका नोबेल प्राइज था, ये शुरू शुरू में नहीं आया। जैसे आपका नोबेल जो प्राइज है वो पहले से ही आ गया था, लगभग 1902 के आसपास आया था। लेकिन ये आपका जो ये है, ये इकोनॉमिक्स वाला, ये आपका आया था 1969 में पहली बार ये दिया गया था। तो पहली बार इस नोबेल प्राइज को दिया गया था, किसको दिया था, 1969 में ये दिया गया था। कौन सा,
रेंजर फ्रिश और जेंटी बर्जन, याद रखिएगा, जेंटिन बर्जन। तो याद रखिए रेगर फ्रिच और जेंटिन बर्जर इन्हीं को दिया गया था, ये याद रखिएगा 1969 में। तो पूछ सकता है इकोनॉमिक्स के फील्ड में किसको पहली बार आपको ये नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो 1969 में दिया गया। किसको? रेंगर फ्रिश और जेंटिन बर्जन को दिया गया, ये याद रखिएगा नोबेल प्राइज। ठीक है, ये तो हो गया। अब अभी 2024 में जो आपका पेपर होने वाला है वहां पर क्या पूछेगा? वहां पर पूछेगा 2024 का नोबेल प्राइज किसको मिला है। तो ये याद रखिएगा, ये याद रखिएगा। देखिए मैं यहाँ पर ने सर्जिस रिस्क बैंक प्राइस इन इकोनॉमी, अब यहाँ पर अगर आप यहाँ लिखे देखेंगे तो यहाँ लिखा गया है, आपको दिख नहीं रहा होगा या शायद अगर धुंधला दिख रहा होगा, लिखा गया है द सोर्जिस रिस्क बैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस इन मेमोरी ऑफ द अल्फ्रेड नोबेल 2024। ठीक है, तो इसी के नाम पर दिया जाता है। अगर आपसे पेपर में कभी पूछे तो याद रखा करिए। ठीक है, देखिए ये आपका पेपर है, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं कहता हूँ हर चीजें पढ़ा करिए। और ये 6 नंबर का एक नोबेल प्राइज था, इससे पहले 5 बैठते थे। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं 2024 को किसको किसको मिला। तो ये देखिए पहला वाला ये वर्ड मत याद रखिएगा, क्योंकि नीचे वाला याद रखिएगा, क्योंकि कंफ्यूजन वाला वर्ड है। तो याद रखिएगा एसी मोगलू, जॉनसन और रॉबिन्सन। तो मोगलू, जॉनसन और रॉबिन्सन, तो याद रखेंगे। अब कैसे याद करेंगे? इनको याद करने का भी तरीका कुछ होना चाहिए ताकि याद रहे आपका। अब देखिए यहाँ पर मोगलू से क्या पढ़ेंगे? मुगल पढ़ेंगे। तो मुगल के कितने बेटे थे? मुगल के 2 बेटे थे, एक का नाम है जॉनसन, जॉनसन, और एक का नाम है रॉबिन्सन। ठीक है, रॉबिन्सन। तो एक का नाम है रॉबिन्सन, एक का नाम है जॉनसन। तो मुगल के 2 बेटे थे, मुगल के कौन से? जॉनसन था और रॉबिन्सन था। तो याद रखेंगे मुगल के, मुगल मतलब मुगल में कई सम्राट आए थे, लेकिन मैं यहाँ पर बता रहा हूँ सिर्फ मतलब ट्रिक ही है बस। तो जॉनसन और रॉबिन्सन मुगल के 2 बेटे थे। तो अब याद हो जाएगा, आपको भूलेगा नहीं कि ये 2024 का नोबेल पुरस्कार किसको मिला था। ये हो गया आपका। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट बहुत है, यहां अगर ये समझ लिए तो आपका आधा इकोनॉमिक खत्म हो गया। जो सर्कुलर फ्लो इन इकोनॉमी होता है, ये 2022 में यहां से क्वेश्चन आईएएस में आया था। तो ये मैं अभी आपको पूरा बताऊंगा कि अर्थव्यवस्था में चक्रीय प्रवाह क्या होता है। मतलब कोई चीज जहां से चलती है वहीं फिर आके थम जाती है, फिर वहीं से चलना स्टार्ट हो जाती है। तो क्या होता है? यही क्या होता है? चक्रीय प्रवाह होता है। तो यहाँ पर देखिए इन्हीं सब के बारे में बात करेंगे हम। कंज्यूमर के बात करेंगे, कंज्यूमर क्षेत्र के बारे में बात करेंगे, प्रोड्यूसर क्षेत्र के बारे में बात करेंगे, सरकार के बारे में बात करेंगे, वित्तीय क्षेत्र के बारे में और बाहरी क्षेत्र के बारे में सभी कुछ बात करेंगे। यहाँ पर ये जो 3 डायग्राम दिख रहे होंगे, इन्हीं 3 डायग्राम पर इन सबको हम एक्सप्लेन करेंगे। अब हम यहाँ पर देखते हैं, हम कुछ आपको ऐसी मतलब उदाहरण देंगे ताकि आपको याद हो जाए। अब ये क्या है? देखिए इसको क्या कहते हैं? इसको रियल फ्लो कहते हैं या वास्तविक फ्लो कहते हैं, मनी फ्लो या मौद्रिक। कभी आपने सुना होगा कि मौद्रिक प्रवाह क्या होता है? मौद्रिक प्रवाह यहाँ वही होता है, जैसे आप देखते होंगे जो क्लीन इन्वायरमेंट होता है तो वो आपका वो बना रहता है ना, सिंबल बना रहता है ऐसे ऐसे। तो ऐसे भी यहाँ पर पैसे वाला क्या होता है? जहां से चलता वहां से आ जाता है, किसी प्रकार आता है, उसी को हम यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाले हैं। एक देखते हैं यहाँ पर होता है क्या। अगर हम इस क्षेत्र को देखते हैं तो यहाँ पर क्या होता है? कंज्यूमिंग सेक्टर होता है, उपभोक्ता क्षेत्र होता है, और एक उत्पादन क्षेत्र होता है, प्रोड्यूसिंग सेक्टर होता है। अब क्या होता है, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, उसी एग्जांपल पर हम बेस पूरी तरह से इसको करने वाले हैं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि मैं एक व्यापारी हूं। अब मैं एक व्यापारी हूं और मुझे क्या करना है? आपके एरिया में क्या करना है? मुझे कोचिंग खोलना है। ठीक है, मैं ऐसे एग्जांपल लेता हूं कि मुझे आपके एरिया में कोचिंग खोले, या मान लीजिए कोई फैक्ट्री लगाना है कपड़े उपड़े की। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा?
मैं आपके एरिया में मान ये उपभोक्ता कौन है, ये आप सब हैं, ये याद रखिए। अभी मैं कहानी की तरह बता दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। ये आप हैं और ये मैं हूँ, ठीक है। अब मुझे जो वो फैक्ट्री लगानी है, वो तो अब मैं यहीं पर लगाऊंगा फैक्ट्री। तो उस हम जैसे आपके एरिया में मुझे फैक्ट्री लगाना है या कोचिंग खोलना है, तो मैं क्या करूंगा, हमको क्या करना चाहिए, उसके लिए फैक्ट्री के लिए भूमि चाहिए, उसके लिए हमको जो लेबर चाहिए, उसके लिए हमको पूंजी चाहिए। तो हमको जो भूमि चाहिए, श्रम चाहिए, पूंजी चाहिए, वो यहाँ से कौन सा उपभोक्ता क्षेत्र से हमको मिलने वाला है। भूमि, श्रम, पूंजी ये सब कहाँ से, आपके यहाँ पर उत्पादन के लिए हमें क्या चाहिए, उत्पादन के लिए हमको भूमि चाहिए, श्रम चाहिए और पूंजी चाहिए, ये चीज तीन चाहिए। अब क्या होगा, जब हम उत्पादन किसी चीज का करेंगे, मान लीजिए यहां पर मैंने कपड़ा बनाया, तो या कोचिंग खोला, अगर मैंने कपड़ा बनाया तो हमने जो वस्तुएं क्रिएट किया है, तो वस्तुएं कौन, वहां पर जब मेरी फैक्ट्री होगी आपके एरिया में, तो मेरे फैक्ट्री से जो कपड़े बनेंगे, वो सब आप सब उसको क्या करेंगे, उसको एज ए कंज्यूमर कंज्यूम करेंगे। तो ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप सब उस को, या मेरी कोचिंग होगी तो मैं जो सेवा दूंगा वो सब आप सब क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो ये होगा। तो उत्पादन क्या हुआ, मैंने क्या किया, कपड़ा बनाया या मैंने कोचिंग खोला, तो मैंने से वस्तुएं दी और सेवाएं। तो ये याद रखिएगा, देखिए फ्लो हो गया, फ्लो ए यहां से चला और यहां फिर आ गया, ये तो हो गया। अब क्या करेंगे, अब यहां लिखा गया साधन आय। अगर मैं कहीं पर कोचिंग खोलता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, किसी का मतलब मकान लेना पड़ेगा, कोई बिल्डिंग लेना पड़ेगा वहां पर कोचिंग खोलने के लिए। तो क्या होता होगा, हमको क्या करना पड़ेगा, वो क्या इनकम हमको किराया देना पड़ेगा। तो ये जो यहाँ पर उपभोक्ता क्षेत्र, कंज्यूमिंग क्षेत्र, इन्हीं को तो किराया मिलेगा, क्योंकि यही सब वहाँ हमको, वहाँ पर क्या किया, जो मान लीजिए बाहर की कोई फैक्ट्री इंडिया में आई, जहाँ पर अपना बिजनेस लगाएगी, वहाँ पर जिसकी बिल्डिंग होगी, जिसका जमीन होगा, तो उसको किराया तो मिलेगा ही। तो क्या हो गया, उपभोक्ता के पास आय का साधन हो गया। यहाँ पर देखते हैं, अब एक एक तो आपका ये फ्लो ये हो गया, बीच वाला जो नीला वाला सर्कल था, एक फ्लो ये हो गया कि भूमि मिला, श्रम मिला, पूंजी हुआ एक, और ये वस्तुएं, सेवाएं और वस्तुएं यहाँ पर मिला। ये क्या हुआ, आय का साधन कैसे उपभोक्ता को जनरेट हुआ, क्योंकि किराया हुआ, मजदूरी हुआ। जैसे कई लोग आएंगे मेरे फैक्ट्री में काम करने, कपड़ा वाली फैक्ट्री में, या कोचिंग खोलूंगा, वहां पर कई लोग को जॉब मिलेगी। तो क्या होगा, वो उपभोक्ता क्षेत्र को क्या होगा, आय का साधन होगा, फैक्टर ऑफ इनकम उनको प्रोवाइड होगा, ब्याज, लाभ इन सबको मिलेगा। अब देखिए, ये तो हो गया। अब ये वाला जो आ रहा है, इसको इधर लेके जाना है फिर। तो ये कैसे, रेड वाला ये जा रहा है, वस्तुओं और सेवाओं पर जो उपभोग व्यय होगा, वो क्या होगा, ये तो याद रखेंगे, जो वस्तुओं और सेवाओं पर उपभोग होगा, वो क्या किया जाएगा, जैसे ये वस्तुएं तो बेच दिए, ये देखिए वस्तुएं और सेवाएं बेच दिए, तो उपभोग कौन किया है, उपभोग उपभोक्ता तो कंज्यूमर ही किया है। जब ये उपभोग और व्यय करेंगे तो फायदा, पैसा कहाँ जाएगा, देखिए पैसा तो एक बार आया यहाँ पर, देखिए यहाँ पर पैसा आ रहा है, क्या कहाँ पर, यहाँ पर किराए से पैसा आ रहा है, मजदूरी से पैसा आ रहा है। लेकिन जब वही चीजें कपड़े यूज करेंगे, फिर कपड़ा वाला पैसा कहाँ चला गया, तो फिर उत्पादन क्षेत्र में, क्योंकि आप जाएंगे फैक्ट्री से जब कपड़ा खरीदेंगे, तो वो क्या हुआ, फिर पैसा तो यहीं चला गया, उत्पादन क्षेत्र को भी चला गया, दुकान से खरीदेंगे लेकिन वो बन के तो मेरी फैक्ट्री से ही गया है। तो क्या हुआ, वो फिर पैसा कहाँ चला जाएगा, वो उत्पादन क्षेत्र में ही चला जाएगा। तो देखिए, कब ये आय का साधन कहाँ से लिए, ये किराया अपनी बिल्डिंग देके, लेकिन वो जो कपड़ा यूज किए, वो फिर वहीं पर चला गया। तो ये याद रखिएगा, ये फ्लो हो गया, ये हो गया। तो यहाँ पर उपभोक्ता ये और उत्पादक क्षेत्र का ये हो गया। अब यहाँ पर सरकार कैसे इन्वॉल्व होती है, यहाँ पर ये देखते हैं कि सरकार यहाँ कैसे इन्वॉल्व होती है, और ये क्या है, वित्तीय क्षेत्र कैसे इन्वॉल्व होता है, ये देखते हैं। अब देखिए, आईएएस में यही क्वेश्चन पूछा गया था कि रियल फ्लो, वास्तविक फ्लो में कौन से सेक्टर होते हैं, तो वहां पर उपभोक्ता होता है, फील्ड और उत्पादन फील्ड होता है, ये याद रख लेंगे। कौन कौन से फील्ड होते हैं, उपभोक्ता फील्ड होता है और उत्पादन फील्ड होता है। ये आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया था, 2022 में शायद पूछा गया था, ये याद रखेंगे। अब देखिए, यहाँ पर सरकार कैसे इन्वॉल्व होती है और वित्तीय क्षेत्र, हम अभी क्या बताए हैं, सिर्फ उपभोक्ता और उत्पादक क्षेत्र बताए हैं। अब यहां पर हम देखते हैं कि वित्तीय क्षेत्र और सरकार कैसे इन्वॉल्व हो रही है।
अब यहाँ पर क्या हुआ, मान लीजिए, अब देखिए यहाँ पर जो उपभोक्ता क्षेत्र हो गया, ये बैंक मानिएगा, ये बैंक है, और ये क्या है, वो उत्पादन क्षेत्र, ये मान लीजिए कंपनी है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर मान लीजिए, जो ये मान लीजिए क्या है, ये वित्तीय क्षेत्र, ये वित्तीय, बैंक से किसने ऋण लिया, बैंक से ऋण लिया, किसने लिया, ये कंपनी ने लिया। कंपनी खोलने के लिए तो ऋण चाहिए, तो इसने ऋण ले लिया। इसके बाद इस कंपनी ने क्या दिया, इस कंपनी जो जैसे आपका लोन लिया है इस कंपनी ने, ये देखिए ऋण लिया ना, लोन लिया है, तो लोन लिया है तो ब्याज भी तो देगा इस बैंक को, ये वित्तीय क्षेत्र मतलब बैंक है, ठीक है। बैंक को क्या करेगा, ये ब्याज देगा। तो एक बार पैसा लिया तो पैसा दिया। अब यहाँ पर क्या हो, जो ये कंज्यूमर है, ये जो पैसा बचाता है, याद रखिएगा, जो पैसा बचाता है उसको क्या करेगा, अपने बैंक में रखेगा। यहीं से चलना चाहिए था, मतलब यहाँ से मैं चलाया हूँ, लेकिन अगर यहाँ से चलिए कि अगर जो कंज्यूमर होगा, जो हम सब क्या करते हैं, अपने पैसों को बचा के कहाँ रखते हैं, बैंक में। तो बचत को जो हमारा सेविंग होता है उसको हमने बैंक में रख दिया, और बैंक में जब हमने पैसा रख दिया तो उसको बैंक, जो पैसा बैंक ने क्या किया, बस बैंक हमेशा पैसा अपने पास थोड़ी रहेगा, वो भी फ्लो करता है, तो वो कंपनी को दे दिया। तो ये हो गया। अब क्या किया, हमने क्या किया यहाँ पर, जो ये कंपनी ने ब्याज दिया यहाँ पर, क्योंकि हमने क्या किया था, हम जो आप सबने क्या किया था इस कंपनी में आप सबने क्या किया था, पैसा बचत के रूप में दिया था। तो आपको क्या किए करेगा कि मिलेगा, उसका वो मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। तो यह याद रख लेंगे, आपको क्या मिलेगा, उसको इंटरेस्ट मिलेगा। तो यहाँ इंटरेस्ट लिख दीजिए, ठीक है, इंटरेस्ट। और यहाँ जो कंपनी ने ऋण लिया था उसको क्या मिलेगा, उसको ब्याज देना पड़ेगा। तो पैसा देखिए यहाँ से जा रहा है, फिर यहाँ चला गया, फिर ये क्या किया, ये ब्याज के रूप में इसको दिया, फिर ये इंटरेस्ट के रूप में, मतलब ये कहाँ क्या दिया, ये फिर ये इसको दे दिया। अब क्या हुआ, जब यहाँ पर कंपनी ने क्या किया, कोई चीज बनाया, ठीक है, मान लीजिए कोई चीज बनाया, तो ये क्या किया, सरकार ये कोई चीज बनाई, तो इसने क्या किया, सरकार को क्या किया, टैक्स दिया। तो ये देखिए सरकार को ये टैक्स देते हैं, और यहाँ उपभोक्ता भी क्या होता है, ये भी सरकार को टैक्स देते हैं। ये तो वित्तीय क्षेत्र आप समझ गए ना, कैसे कैसे चला, कि हम अपना पैसा बचाते हैं, फिर बैंक में जमा कर देते हैं, बैंक बड़े बड़े कंपनियों को ऋण दे देती है, फिर कंपनियां वाले उसको लोन में ब्याज ब्याज देते हैं, मतलब उसमें उसका जो जितना ऋण लिए रहते हैं उसका इंटरेस्ट ये सब चुकाते हैं। फिर हमको फिर जो यहाँ पर जो हम अपना पैसा जमा किए रहते हैं बचत के रूप में, वो हमको कुछ मूलधन और कुछ और मिलके हमको मिल जाता है। तो ये देखिए ये ऐसे फ्लो के यहाँ पर चला आया। यहाँ क्या कर रहा था, यहाँ कर रहा था कि हम सब भी क्या होते हैं, हम सब भी क्या, मतलब जो यहाँ पर हम सब क्या करते हैं, सरकार को टैक्स देते हैं, और कंपनी जो होती है वो भी क्या करती है, सरकार को टैक्स देती है। जब यहाँ पर कंपनी भी सरकार को टैक्स देती है और आप सब भी तो सरकार को टैक्स देते हैं, तो सरकार देखिए, सरकार क्या करती है, सरकार आपको ये सरकार फिर क्या करती है, सरकार क्या करती है, कंपनी को क्या देती है, कंपनी को सब्सिडी प्रोवाइड करती है। और ये मतलब आप सबको भी क्या करती है सरकार, ये सब्सिडी प्रोवाइड, देखिए सब्सिडी प्रोवाइड करती है, स्कॉलरशिप आप सबको सब्सिडी प्रोवाइड करती है। अब ये जैसे आप देखते नहीं है, सोलर वोलर लगवाते हैं, सब्सिडी मिलती है। अब स्कॉलरशिप देती है, पेंशन देती है, तो वो क्या करती है, सरकार देती है। तो जो है टैक्स के फॉर्म में जो पैसा सरकार के पास आता है, चाहे कंपनी दे सरकार पैसा टैक्स के फॉर्म में, चाहे आप सब दे टैक्स के फॉर्म में, वो ट्रांसफर पेमेंट के थ्रू क्या होता है, क्या लिखा गया है ना, ट्रांसफर पेमेंट, ट्रांसफर पेमेंट के थ्रू क्या होती है, सरकार जो होती है वो फिर ये आप सबको दे देती है, सब्सिडी, स्कॉलरशिप, पेंशन, ईटीसी, इसी सब के तहत ये आप सब तक पैसा पहुंच जाता है। और कंपनियों को भी कुछ ना कुछ छूट दिया जाता है, जैसे बहुत सी कंपनियां आती हैं उनको भी सब्सिडी, जैसे सोलर की कंपनी हो गई, कोई इन्वायरमेंट फ्रेंडली कंपनी हुई, तो उन सबको क्या होता है, सब्सिडी प्रोवाइड किया जाता है, ताकि देश का ये विकास बना रहे, ठीक है। तो ये याद रख लेंगे। तो यहाँ पर वित्तीय क्षेत्र और सरकार के बारे में हम देख लिए। अभी हमने पहले क्या देखा था, उपभोक्ता और उत्पादन, फिर हमने देखा वित्तीय क्षेत्र और सरकार के बारे में। अब यहाँ पर देखते हैं बाहरी क्षेत्र के बारे में क्या होता है। यहाँ पर लास्ट में क्या लिखा गया था, ये बाहरी क्षेत्र लिखा गया था, इसके बारे में हम देख लेते हैं।
अब बाहरी क्षेत्र के बारे में क्या होता है, जो कंज्यूमर होता है, उपभोक्ता, उपभोक्ता मतलब आप ही सब, ठीक है, यही याद रखिएगा। और उत्पादक मतलब जो किसी वस्तु का उत्पादन करता है, उसके उससे हमको बता रहे हैं। अब उपभोक्ता क्षेत्र में क्या होता है, यहाँ पर बाहर चाहिए, ये हम कह मान ले रहे हैं ये यूएस, ये यूके है। बाहरी क्षेत्र मतलब क्या रहे, यूएस, यूके या यूएई, सऊदी अरब, ये बात। अब हमारे यहाँ से क्या मान लीजिए, हम इंडिया, अब हम एक लेंगे नहीं कि हम ही सब, ये हम अब बाहरी की बात हो रही ना, तो यहाँ पर अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ कि ये भारत की, यहाँ भारत लिख देते हैं, ठीक है, तब ज्यादा समझ में आएगा। अगर यहाँ पर हम भारत की बात करें तो भारत से क्या मान लीजिए जा रहा है, भारत से यहाँ पर मैन पावर जा रहा है। देखते हैं बहुत लोग काम करने जाते हैं, चाहे वो बड़े बड़े इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, या क्या वो, या कोई लेबर हो, चाहे आपका इजराइल हुआ, सऊदी अरब या यूएई, दुबई, वो लेबर जाते हैं, तो वो क्या होते हैं, मैन पावर हमारे यहाँ से जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए उपभोक्ता, ये मैन पावर यहाँ से बाहर में जा रहे हैं, और बाहर वाले क्या दे रहे हैं, तो बाहर वाले रिमिटेंस देते हैं। तो वहां पर जो बाहर पैसा कमाने जाता है, तो यहाँ पर भेजता है किस रूप में, उसको बोला जाता है रेमिटेंस है। सबसे ज्यादा पूरे वर्ल्ड में भारत में ही रेमिटेंस आता है, इससे ज्यादा कहीं नहीं आता है जितना भारत। क्यों आता है, क्योंकि भारत की जनसंख्या भी ज्यादा है। जनसंख्या कुछ थोड़ी थोड़ी लोग अगर भेजेंगे तब भी बहुत ज्यादा हो जाता है। तो याद रखिएगा, जो मैन पावर हमने भेजा बाहर, वो रेमिटेंस के रूप में क्या होता है, ये आ जाता है। तो एक तो ये आपका हो गया। दूसरा क्या हो गया, दूसरा ये रेड वाला आप देखते हैं, रेड वाला बाहर क्षेत्र क्या है, जो उत्पादन क्षेत्र है। हम क्या करते हैं, ये अब यहाँ मान लीजिए, ये बाहर क्षेत्र, ये बाहरी क्षेत्र से क्या करते हैं, ये इंपोर्ट करते हैं। क्या करते हैं, मान लीजिए मोबाइल क्या हुआ, हम इंपोर्ट किए, मान लीजिए अमेरिका से हमने एप्पल मोबाइल, अभी तो एप्पल मोबाइल यहाँ बन रही है, लेकिन बहुत सा उसके कंपोनेंट तो यहाँ बनते नहीं। तो मान लीजिए हम एप्पल मोबाइल क्या है, बाहर से मंगाते हैं। मान लीजिए एप्पल मोबाइल जब बाहर से मंगा रहे हैं, तो क्या है, इंपोर्ट पेमेंट उसको क्या दे रहे हैं, बाहरी क्षेत्र, जब हम इंपोर्ट मोबाइल मंगा रहे हैं, तो उसका जो भुगतान होगा, पेमेंट होगा, मंगा तो ले रहे हैं लेकिन पेमेंट भी तुमको देना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, रेड वाला सिर्फ देखिएगा, यहाँ रेड वाला ही देखिएगा, हमने पेमेंट कर दिया, किसका, इसका पेमेंट कर दिया। तो ये रख दिया, हमारे पास मोबाइल एप्पल की नहीं थी, हमने एप्पल मोबाइल मंगा लिया, और आज जो मंगाया था उसका पेमेंट कर दिया। तो ये बाहरी क्षेत्र से, यहाँ भी देखिए फ्लो क्या हो गया, बाहर क्षेत्र से बाहर क्षेत्र से हमारे यहाँ आया, फिर हमने या बाहर क्षेत्र में भेज दिया। तो ये देखिए यहाँ फ्लो हो गया। अब देखिए यहीं पर एक और चीजें देखते हैं, हम निर्यात भी करते हैं। मान लीजिए हम इंपोर्ट ही नहीं करते, हम आया लाते ही नहीं हर चीज, हम बहुत सी चीजें क्या होते हैं, बाहर भी भेज देते हैं। तो जैसे हम क्या बाहर भेजते हैं, जैसे हम चीनी भी बाहर भेजते हैं, कॉटन बाहर भेजते हैं, कॉटन, ठीक है। तो कॉटन हम बहुत, मतलब हमारे यहाँ बहुत ज्यादा होता है, तो कॉटन क्या होता है, हम बाहर भेजते हैं। तो कॉटन से जो हम कॉटन बाहर भेजते हैं, उसका पैसा हमारे यहाँ आता है। अभी तो मोबाइल का पैसा हम अपने यहाँ से बाहर दे रहे थे, एप्पल मोबाइल हमारा बेच के, तो हम पैसा बाहर दे दे रहे थे। लेकिन हमारा जो कॉटन इंडस्ट्री है वो हमारा बिग बड़ा है। तो ये क्या कहते हैं, जो कॉटन इंडस्ट्री का जो पैसा बाहर, कॉटन बाहर जाता है, उसका क्या पैसा हमारे यहाँ यहाँ आता है। तो यहाँ पर देखिए निर्यात वाला भी गया, और क्या हुआ, आया। तो यहाँ पर देखिए फ्लो बन गया, गया और आया, मोबाइल आया और हमने पैसा दे दिया। तो यहाँ भी एक एक सामान के बदले पैसा दिए, यहाँ भी सामान के बदले पैसा। तो ऐसे ही बाहरी क्षेत्र का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ ट्रांसफर पेमेंट, हम ट्रांसफर पेमेंट, अगर कहीं भी वर्ड आ जाए कि ट्रांसफर पेमेंट क्या होता है, तो ट्रांसफर पेमेंट यही बताइएगा, वह भुगतान जो सरकार उपभोक्ता क्षेत्रों को करती है। उपभोक्ता क्षेत्रों मतलब आप सबको करती है। आप सबको मतलब आप सबको जब हाई स्कूल, इंटर या ग्रेजुएशन में पढ़ते होंगे, तो या पोस्ट ग्रेजुएशन में हमेशा आपका क्या आता है, स्कॉलरशिप आता है। तो वही होता है, चाहे स्कॉलरशिप आए, चाहे पेंशन आए, या सब्सिडी आपको मिले गैस पे या सोलर से, पर वो होता है जो सरकार देती, वही ट्रांसफर पेमेंट। अगर इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में पूछे कोई कि ट्रांसफर पेमेंट क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे, ट्रांसफर पेमेंट क्या होता है, ट्रांसफर पेमेंट सब्सिडी जो सरकार हमको देती है सब्सिडी के फॉर्म में। तो ये याद रखिए, पेंशन, सब्सिडी, स्कॉलरशिप, ये होता है ट्रांसफर पेमेंट। लेकिन इसके बदले उपभोक्ता क्षेत्र सरकार को कोई सेवा नहीं देते। क्या आप कोई सेवा देते हैं, पढ़ते तो आप अपने लिए पढ़ते हैं ना, नौकरी आप अपने लिए करते हैं, ठीक है। तो ये याद रख लेंगे, आप कोई सेवा भाव वहां पर नहीं होता है, ठीक है, ठीक है। मतलब पेंशन क्या होता है, जब तक पेंशन, आप नौकरी तो जा नहीं रहे हैं करने,
घर पे हैं, पेंशन मिल रही है, तब भी तो आपको पैसा मिल रहा है, तो यही कह रहा है, लेकिन इसके बदले को सरकार कोई सेवा भाव नहीं लेता है, तो ये याद रखेंगे। अब यहाँ देखिए, विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है? तो ये क्वेश्चन 2007 या 14 में आया था। विकास का भारतीय मॉडल व्यक्ति और राज्य दोनों के हितों की सुरक्षा करता है। तो व्यक्ति और राज्य के हितों की सुरक्षा करता है, क्यों? क्योंकि हमारी इकोनॉमी क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमी। वो एक इंडिविजुअल को भी देखता है और वो लोगों राज्य को भी देखता है, ठीक है? तो वो क्या हमारे व्यक्ति और राज्य दोनों की सुरक्षा करती है। ये वाला हमने ये डायग्राम इसलिए बनाया है कि इस टाइप का अगर कोई भी आ जाए कि भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं बताइए, तो ये जितने भी वर्ड लिखे गए हैं इनको याद रख लीजिए, क्योंकि यही वर्ड से कई बार क्वेश्चन आप पूछे गए हैं। आप घटना चक्र उठाइएगा, देखिएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था की अगर विशेषता क्या है? बेरोजगारी की अधिकता। हमारे यहाँ क्या है जो विशेषता है भारतीय अर्थव्यवस्था की? बेरोजगारी की अधिकता है। प्रति व्यक्ति आय का निम्न स्तर होता है हमारे यहाँ। प्रति व्यक्ति आय में धीमी वृद्धि होती है, ठीक है, ज्यादा वृद्धि नहीं होती हमारे यहाँ। योजनाओं पर क्या होता है? व्यय, मतलब व्यय जो योजनाओं पर व्यय होता है बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। साक्षरता में निम्न दर होती है, साक्षरता ज्यादा नहीं है। गरीबी का अस्तित्व रहता है यहाँ पर। जनसंख्या का भारी दबाव होता है और रूढ़वादिया वादियाँ भी कुछ हमारे यहाँ होती है, जिससे क्या होता है हमारी अर्थव्यवस्था थोड़ी सी रूढ़वादियों के कारण भी थोड़ी सी पीछे जाती है। तो याद रखिएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था की यही सब विशेषताएं याद रख लेंगे, क्योंकि यही विशेषताएं पूछ लिया गया है। 4-5 ऑप्शन दे देता है, पूछता है कौन कौन से भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं हैं। तो इतना तो आप जरूर याद रख लीजिएगा कौन कौन सी विशेषताएं हैं। इतना याद रख लेंगे, 4-5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आपका ऐसे ही हो जाएगा इसी आपके फिगर से। तो बस इतना ही था। आज आपका जो यहाँ पर इकोनॉमिक्स का बेसिक आपका चीजें थी वो सब खत्म हो गई है। कल से हम आपका एक एक टॉपिक लेंगे, चाहे इन्फ्लेशन हो, जीडीपी हो, या नेशनल इनकम हो, ऐसे ऐसे टॉपिक लेंगे, इतनी अच्छी तरीके से समझाएंगे कि आपको बिलीव ही नहीं होगा कितनी तरीके से हमको समझ में आ गया। तो अगर आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।